સૌ વતી હું વિનંતી કરીશ हमारे गुरुदास कामत जी को कि वो हमको संबोधन करे और हमारी पीड़ा को वाचा दे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी अर्जुन मोढवाड़ी जी, यहां पे हमारे सभी सबसे वरिष्ठ नेता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री शंकर सिंह वाघेला जी, शक्ति सिंह जी, सांसद कुंवर जी भाई, यहां पर मंच पे बैठे हुए सारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण और हजारों की संख्या में आए हुए किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं कई घंटों से यहां पर जो हजारों की तादाद में उपस्थित किसान भाई हैं, जो भारी वर्षा के बावजूद यहां पर उपस्थित रहे, मैं आप सभी को सलाम करता हूं। ये उपस्थिति इस वर्षा के बावजूद ये दर्शाता है कि आपके कितने सवाल हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जो गुजरात सरकार झूठे आश्वासन देकर जीत कर आई है, वो हमारी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए नाकामयाब रही है। और इस मंच पे बैठे हुए सारे नेताओं को आप ललकार रहे हो कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अब पूरे गुजरात में कांग्रेस भाइयों ने हाथ बटाकर आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को, जिन्होंने अपने भाषण पूरे करने से पहले एक बात आपसे सवाल पूछा कि ये तमाम समस्याओं को जिसका हल निकालने की आवश्यकता है, झूठे मंत्री जो अहमदाबाद में गांधीनगर में बैठे हुए हैं, उनका घेराव करना है या नहीं। हाथ उठाकर आप लोगों ने सम्मति दी है। इस लड़ाई में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राहुल जी गांधी आपके साथ है, सम्मानीय सोनिया गांधी जी आपके साथ है, और मैं उन्हीं की तरफ से संदेश आपके लिए लेकर आया हूं कि राजनीति में, लोकतंत्र में गलतियां होती है, कभी बार बार गलतियां होती है। एक बार मौका लोग देते हैं, 5 वर्ष कम रहते हैं समझने के लिए, दूसरी बार आह्वान करने के बावजूद फिर एक बार गलती हो जाती है और फिर अपने आप को कोसना पड़ता है, जैसे हर गुजरात का भाई और बहन अपने आप को आज कोसता है कि कैसी सरकार को हमने सत्ता में लाया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होते हैं गुजरात पैटर्न के बारे में, गुजरात के डेवलपमेंट पैटर्न के बारे में। अन्य राज्यों में जाकर कहा जाता है कि देखिए मैंने कैसा सुनहरा गुजरात बनाया है, इस पैटर्न का मैं पूरा हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं। यह उपस्थिति दिखाती है कि कितना खोखला वो आश्वासन है और कितना खोखला वो पैटर्न है जिसके तहत यह कहा जाता है कि सारे वर्ग के लोग, किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सारे लोग सुकून से यहां पर जिंदगी बिताते। ये जो प्रचार पूरे देश में हो रहा है, ये कितना खोखला है, ये आप लोगों की उपस्थिति आज यहां पर बताती है। किसान तो बिल्कुल गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या पूरे हिंदुस्तान में 70% लोग किसान भाई है। और इनके बारे में अगर कभी किसी ने सोचा है तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार, यूपीए की सरकार 2004 में और 2009 में भारी बहुमत से जो आप लोगों ने जिताकर लाया, पूरे देश में विकास हो, इस संकल्प को लेकर आज देखते हो आप विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जो हमारे तमाम वक्ताओं ने आपके सामने भाषण करते हुए उन कार्यक्रमों का जिक्र किया है। 1,05,000 करोड़ जितना ऋण आपका हर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के जरिए था, सारा माफ कर दिया था यूपीए 1 सरकार ने। सारे किसान भाइयों का राहत दी
फर्टिलाइजर के दाम, सब्सिडी हम बढ़ाते गए ताकि कम दाम में, सस्ते दाम में आपको फर्टिलाइजर मिले। नई तकनीक जिससे आपका उपजाऊ ज्यादा हो, डबल हो, 3 गुना हो, यह सारी तकनीक केंद्र सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए सारे किसान भाइयों को देते आए, हम सिखाते गए। लेकिन आज गुजरात में ये जो व्यथा सुनने को मिली है सभी से कि किसान भाई कैसे त्रस्त है कि आपको जो क्रॉप इंश्योरेंस जिसके बारे में आप लोग अपेक्षित हो, जैसा अर्जुन भाई ने कहा, शंकर सिंह जी ने कहा, शक्ति सिंह जी ने कहा और तमाम लोगों ने आपके सामने वो बात रखी है, जो व्यथा हम जानते हैं कि 3,100 करोड़ मिलने थे, केंद्र सरकार ने अपना पैसा भेजा, वो भी पूरा पैसा आप में नहीं बांटा गया और गलत रिपोर्ट केंद्र सरकार को और इंश्योरेंस कंपनीज को देते आए हैं, जिनमें आपका बचा हुआ पैसा आपको मिल नहीं रहा है। ये ज्यादती कर रहे हैं गुजरात सरकार आपके सामने। ये सही रिपोर्ट न देने से, इनकी जिम्मेदारी न पालने से ये एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये आपको अपना जो हक का पैसा है वो मिल नहीं रहा। ये गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है, ये मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और उनके तमाम सहयोगी जो मित्र है, जो सरकार में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने अन्न सुरक्षा बिल लाकर ये 75% लोग जो गांव में रहते हैं, जो बड़े शहरों में नहीं लेकिन गांव में रहते हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसा एक ऐतिहासिक बिल आज संसद में पारित किया गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और परसों राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ है। आज देश का कानून बना है लैंड एक्विजिशन बिल। इसमें आपका इतना बड़ा लाभ होना है, जैसे मेरे मित्र अश्विनी जी ने कहा आपके सामने। इसके बाद जिनकी भी जमीन कोई प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना पैसा आपको मिलेगा। आज जितना मिलता था उससे 4 गुना पैसा मिलेगा। यह आपके लिए अधिकार बनाया केंद्र सरकार ने। इससे 5 साल पहले जो एक्विजिशन के नोटिस निकले हैं, आपको समझने की जरूरत है, आपको जो अधिकार दिया है, इसके 5 साल पहले भी 5 साल तक जो एक्विजिशन के नोटिस निकले हैं, उस पे अगर आपका मुआवजा मिला नहीं होगा तो एक्विजिशन नोटिस अपने आप रद्द होगा इस कानून की तरफ। 5 साल एक्विजिशन नोटिस अगर निकला है 5 साल पहले और 50% से ज्यादा पैसे आपके जो अधिकार के थे वो अगर नहीं मिले होंगे, तो आप वो मुआवजा वापस देकर अपनी जमीन को वापस ले सकते हैं। यह भी कानून का अधिकार आप सभी को दिया गया है। राइट टू एजुकेशन हो, आपके बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करने का जो सपना लोग देखते थे कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, इनको प्राथमिक शिक्षा मिले ताकि हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वाभिमानी हिंदुस्तानी बन सके। इसलिए राइट टू एजुकेशन लाया, वो अधिकार दिया है कि कोई भी बच्चा इस देश में अधिकार शिक्षा लेने में वंचित नहीं रहे। आरटीआई का एक्ट लाया गया। गांव खेड़े में बैठकर आप इंटरनेट पर जाकर सरकार के हर निर्णय को, हर फैसले को किस तरह से लिया गया है, इसकी पूरी मालूमात, इसकी पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हो। यह अधिकार आपको दिया गया है। इतने बढ़िया कदम जो उठाए गए, आप सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। 2004 में इनकी सरकार से परेशान होकर हिंदुस्तान के नागरिकों ने सोनिया जी पर भरोसा रखा, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखा और यूपीए की सरकार बनाने में लोगों ने साथ दिया। और 2004 से लेकर 2012 तक 8 से 8.5% विकास हर साल अपने पार्टी की तरफ से हुआ है, हमारी सरकार की तरफ से हुआ है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, पूरे विश्व में। जैसे आज की कठिन परिस्थिति की चर्चा है, उसी तरह से 10 साल 9 साल किया हुआ विकास की भी चर्चा पूरे विश्व में। और मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2009 के हमारे चुनाव प्रचार के दरमियान राष्ट्रपति ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, लंदन में 20 सशक्त देशों के अध्यक्षों की, प्रधानमंत्रियों की और राष्ट्रपतियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिका का विकास सिर्फ 2.5% हर साल हो रहा है, हिंदुस्तान का 8 साढ़े 8% हो रहा है,
हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और भारत देश की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह से ये विकास के रास्ते पर चले हैं, तेजी से चले हैं। 2010 में वो हिंदुस्तान आए, यहां पर भी उन्होंने वही कहा कि हम 3% पर पहुंचे हैं, लेकिन आप अभी भी 8.5% कैसे कर रहे हो। ये हम और सारे सशक्त देश इस बारे में सोचते रहते हैं कि हिंदुस्तान से सीखने की आवश्यकता है, हिंदुस्तान की जनता से सीखने की आवश्यकता है, हिंदुस्तान की सरकार से सीखने की आवश्यकता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की देन थी। आज पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, पूरे विश्व में। मैं अब बंबई से आते समय दिल्ली से बंबई, बंबई से यहां पर आप लोगों के बीच में रहने के लिए आया हूं, आपका साथ देने के लिए आया हूं। एक अखबार में पढ़ रहा था मैं कि ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में इस साल में जिन्होंने कठिनाई, ये बोझ जो उनके लोगों पर पड़ा नहीं, पूरे विश्व में 90% अपना तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। 90%। हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में तेल मिला है। अगले 5 सालों में बड़े बड़े रिफाइनरियां तो तैयार हुई है, लेकिन क्रूड ऑयल जो होता है वो इंपोर्ट होता है। देश विकास के रास्ते पर चला है, हर एक को ईंधन का आवश्यकता है। वो रिफाइनिंग जो है हमारे पास बहुत बढ़िया, आपके जामनगर में रिलायंस हो या एसआर हो या तमाम दूसरे पार्टियां, अब परसों सोनिया गांधी की तरफ से बाड़मेर में 40,000 करोड़ का प्रकल्प हम उद्घाटन कराने जा रहे हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन ईंधन क्रूड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और कोई हमारा चचेरा भाई नहीं है बाहर कि आप पर बोझ उलझा है इसलिए वो सस्ते दाम में या डिस्काउंटेड रेट में हिंदुस्तान को देगा। जो सभी देश को रेट लागू पड़ता है उसी दाम से हमें भी खरीदना पड़ता है। कोई भी सरकार हमारी जब लोगों के विकास के बारे में, जब देश के विकास के बारे में और हर राज्य के विकास के बारे में सोचते रही है, वो जानबूझकर आपके ऊपर ऐसा बोझ कभी नहीं डालेगी जिससे सरकार की आलोचना हो। और इसलिए इन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है कि जब अच्छे दिन थे, मैं आप सभी को सवाल पूछता हूं, जाते जाते अपने आप से जवाब लीजिए। 2004 में आपकी क्या आमदनी थी और 2012 में आपकी क्या आमदनी हुई? यूपीए सरकार की देन है, ये सोनिया गांधी की देन है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के विकास के कार्यक्रमों की देन है। ये इस साल महंगाई बढ़ी है, कहीं पर बारिश ही नहीं हुई 2 साल से, स्वाभाविक है। वहां पर उपजाऊ कम हुआ है, किसान त्रस्त है, लोग त्रस्त है, महंगाई बढ़ती है। या कहीं पे बारिश ज्यादा होती है तो सारी सब्जियां जो उगती है वो खराब हो जाती है। क्या हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है? सब्जियों के दाम बढ़ गए सड़ने से, क्या केंद्र सरकार को आप गालियां दे सकते हो ज्यादा बारिश होने की वजह से? आज यहां पर उतरा तो भारी बारिश, हमारे साथी जो एयरपोर्ट पे आए थे यहां पर लेके आने के लिए, उन्होंने कहा साहब आप लोग आए, कांग्रेस का यहां पर किसानों की रैली हो रही है और बारिश जो आवश्यक थी वो आज आई है बहुत दिनों के बाद में। इससे काफी संतुष्ट रहेंगे इस क्षेत्र के किसान भाई। लेकिन ज्यादा अगर आता तो क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? बारिश अगर नहीं आता, आपको पीने की पानी की समस्या अगर बढ़ जाती तो क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? पानी की समस्या सुलझाना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर पानी की समस्या आपके इलाके में बड़ी है तो न इन्होंने तालाब बनाए, न इन्होंने पानी जो नर्मदा का या दूसरा पानी आपकी तरफ देने का वादा किया था वो कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया। जो कांग्रेस की सरकारें थी, मैं 15 अगस्त को उनका भाषण यहीं से जो प्रसारित हुआ था वो देखा था मैं। जैसा शंकर सिंह जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रैली संबोधित करते हुए लाल किला, एक नकली लाल किला वहां पर बनाया गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या कर सकते हम? सपना देखने से तो कोई रोक नहीं सकता भाई, आप देखते रहिए। लोग हंसी मजाक उड़ा रहे। हमें गुजरात की जनता के बारे में सोचना पड़ता है। ये जो आपका प्रतिनिधि पूरे भारत देश में जाके एक तमाशा बनने जा रहा है, आज जोर जबरदस्ती से मुझे नेता बनाओ, मुझे नेता बनाओ, मुझे नेता बनाओ, पूरी भारतीय जनता पार्टी को 2 टुकड़ों में बंटा है। अपने आप की पार्टी में आपने दरार लाया है, अपने आप के नेता लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं रखते।
जो शक्ति सिंह जी ने कहा और वाघेला जी ने जो कहा, जो अपने गुरु को याद नहीं रखता है, जिन्होंने राजनीति में हाथ पकड़कर आपको बड़ा किया, खड़ा किया, यहां तक लाया, उसको दरकिनार करके उसको हराने की तक बात हो रही है। दिल्ली में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि गांधीनगर में इस बार नया उम्मीदवार आएगा या तो हमारा उम्मीदवार हारेगा। किसकी सोच है भाई? आडवाणी जी को हराने तक की बात यहां पर साजिश होने लगी है। ऐसा आदमी देश के नेतृत्व पे कैसा लोग स्वीकारेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को पूछने की आवश्यकता है। 2002 में जो कांड हुआ, मैं 2002 के यहां पर जो राइट्स हुए, उसके बाद रिलीफ कैंप्स का मुआवजा देखने के लिए मुझे यहां पर सोनिया जी ने भेजा था। मैं 7 दिन रहा था अहमदाबाद में, और एक दिन ऐसी बात हमारे कानों पर आई थी कि इन्हीं का एक सदस्य, विधानसभा का सदस्य, जिसने इस्तीफा दिया था उस कांड के बाद, उन्होंने कहा था, और आप लोग हैरान होंगे इस बात को सुन के, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले 5-7 साल से बोलता आया था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कायम स्वरूपी यहां पर सत्ता में आना है, इस तरह की हरकत करनी है, इस तरह के कांड होने की आवश्यकता है। जो हुआ, जिसके निषेध में उसने इस्तीफा दिया और इसका असली चेहरा लोगों के सामने लाने की कोशिश की, यह आपके हर एक नागरिक को इस तरह की सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे हैवान को क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त करके आप सुकून की नींद ले सकते हो? कि यहां पर किसी का कत्ल होता है, कोई राइट बनाया जाता है, जिसके आधार पर वोट लेने की आपकी रणनीति बनती है, आप जीत जाते हो, लेकिन सो नहीं पाते हो, सो नहीं पाते हो। वंजारा के खत के बारे में जिक्र किया इन्होंने। 2002 से लेकर आज तक लोग विश्वास नहीं रखते थे। हमने अगर ये बात पहली कही होती तो कहा होता कि कांग्रेसी कह रहे, ये विरोधी दल है तो कहेंगे। इस मंच से कांग्रेसी करने का समझ लेके आरोप लगाए तो बिल्कुल प्रूफ के साथ 10 साल से हम बोलते आए, पूरे गुजरात की जनता को, पूरे देश की जनता को। आज वंजारा के लेटर से लोगों की आंखें खुलने लगी है। और कुछ बोल दें तो ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे, हथकड़ियां लगेंगी, कानून से कोई नहीं बच सकता है। क्योंकि एक बात तो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे सभी को कहा है कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी के अनुमति से ही मैंने जो कुछ किया मैंने कर दिया है। अब सफेद दाढ़ी किसकी है और काली किसकी है आप जानते हो? एक काले करतूत करते रहा तो दाढ़ी काली हो गई, और एक ने इशारा देते रहा, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। और अब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो परसों हुआ है, जैसे गोधरा में हुआ है वैसे ही वहां पर हुआ। किसको भेजा है यहां से? यही सब प्लानिंग है। आप लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि लोकसभा के चुनाव आते आते इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, ताकि एक जो अपना हिस्सा समझते ये लोग वोटों की, वो हमारी झोली में आ जाए, और दूसरी पार्टी जो अपना हिस्सा समझती है वो उनके झोली में जाए, और कांग्रेस की सरकार दोबारा न आए। यही षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र है। सारे गांव गांव के लोग छोड़कर चले गए उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर से। इतनी दहशत जो हमने अहमदाबाद में 2002 में देखा था, गोधरा कांड के बाद में, वही होना आज दिखता है कि जगह जगह पर इस तरह की हरकतें होने जा रही हैं। और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। लाखों करोड़ों के विकास के काम गुजरात में केंद्र सरकार ने किए पिछले 9 सालों में। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 71 प्रोजेक्ट्स को गुजरात के विकास के लिए केंद्र सरकार ने मान्यता दी।
जिसमें से 48 पूरे हो चुके हैं। पूरा केंद्र सरकार से पैसा आ चुका है। राज्य सरकार इसको दरकिनार नहीं कर सकती है, झूठ नहीं बोल सकती है। 48 पूरे हो गए और बाकी के काम चालू है, पैसा आता रहेगा। कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं किया है गुजरात को। जब हमेशा आरोप लगाते हैं आपके सामने कि मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार गुजरात के भाई बहनों के बारे में सोचता नहीं है, गलत बोलते हैं। स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोलने वाले पंतप्रधान बनने का सपना देख रहे हैं, और उसी दिन ऐसी झूठी बात कह गए आपके सामने, बहुत सारी झूठी बातें कही कि हिंदुस्तान में शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं जाता है, जबकि चाइना ने 20% अपना जीडीपी का पैसा उस हिसाब से शिक्षा प्रदान करने के लिए लगाया। कितना झूठ है। लोग घर गए हैं इंटरनेट पे, उन्होंने देखा है कि अपने जीडीपी के हिसाब से उन्होंने 3%, 20% नहीं, 3% चाइना ने पैसे शिक्षा क्षेत्र में लगाए, जबकि हिंदुस्तान ने 4% लगाए। और फिगर्स अगर दे दूं तो 2004 में जब एनडीए की सरकार हार गई तो पूरे शिक्षा क्षेत्र में 6000 करोड़ मात्र इन लोगों ने पैसे लगाए थे। हमारी सरकार आई, अभी तक 75,000 करोड़ सालाना शिक्षा प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। कई तमाम आईआईटीज, तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस खोलने के सम्मति हमारी केंद्र सरकार ने दी है। तो ये झूठ के प्रचार कर करके कितने दिन लोगों को आप झूठ के शिकार बनाएंगे? आपको सोचने की आवश्यकता है, खास करके किसान भाइयों को सोचने की आवश्यकता है। ये उपस्थिति इतने दूर दूर से पूरे सौराष्ट्र की किसान भाइयों का वर्ग यहां आज पर उपस्थित रहा। जैसे अर्जुन भाई ने हम सब की तरफ से आश्वासन दिया कि सही सर्वे रिपोर्ट अगर गुजरात सरकार केंद्र सरकार को देती है और जितना बीज आपने बोया है और जो आपका नुकसान हुआ है, सही रिपोर्ट अगर देती है तो केंद्र सरकार से पूरी मदद दिलाना ये हम सबका फर्ज है। ये मैं भी दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं। और पूरे देश में जो आज आर्थिक मंदी है उसे सुधारने के लिए प्रधानमंत्री सोनिया जी सब की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। कुछ ही दिनों में माहौल पूरा बदला हुआ आपको नजर आएगा। कितना भी झूठ ये कह ले, जो 9 साल हमने कर दिखाया है, 10वें साल में 6 महीने 8 महीने से लोग भुगत रहे हैं। कुछ ही दिनों में पूरे माहौल बदला हुआ आप लोगों को पता चलेगा, किसानों को पता चलेगा, युवा वर्ग को पता चलेगा, बहनों को पता चलेगा, बुजुर्गों को पता चलेगा। ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाने जा रहे ताकि जो रुपए की कीमत कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, उसे किस तरह से फिर एक बार उठाया जाए और सही दाम, जो हिंदुस्तान ने नाम कमाया है, अपनी ताकत दिखाई है आप लोगों के जरिए, आपके मेहनत की वजह से जो हिंदुस्तान ने पूरा विकास किया है, वो फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन हिंदुस्तान होता हुआ आगे के दिनों में आपको दिखेगा। लेकिन यहां की सरकार के झूठे आवेदन, झूठा प्रचार और आने वाले दिनों में जो सतर्क रहने की बात मैं कह रहा हूं बार बार, उससे बच के रहिए। और इस सरकार को, सारे मंत्रियों को अपने अपने गांव में घेराव का कार्यक्रम आपको करने की आवश्यकता है। इतना कहकर मैं मोडवाडिया जी, पूरे गुजरात कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, सारे सांसद, सारे विधायक और यहां मंच पे बैठे हुए हमारे सारे नेता जो सोनिया जी, राहुल जी में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस की परंपरा में विश्वास रखते हैं, 128 साल की इस पार्टी में विश्वास रखते हैं, और जो लोग जुड़कर पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की सेवा में जुटे हैं, आपकी सेवा में जुटे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात।